हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनआईएस प्रैक्टिस सेशन का आज नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 9 रहेगा जिसमें हम एनसीएफ और आरटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेटर पॉलिसी भी पीआरटी के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्वेश्चंस हम हिमांशु सिंह की जो 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं वो उससे कर रहे हैं, ये बात मैं पहले बता ही चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वो जाकर देख लीजिएगा आप। और इसके साथ साथ एनआईएस समरी भी कर रखी है, अगर आप उसे भी करते हैं साथ के साथ तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही। उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको इस क्लास के पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। क्वेश्चन नंबर 91 है। और एक बात और कि क्लास कैसी लगती है, क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, सीरीज कैसी है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 5वीं कक्षा के बाद सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई होती थी जिसका कक्षा स्तर कहलाता था। आफ्टर द 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाज टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल हुज लेवल इज कोल्ड। पहले होता यह था कि जो इंग्लिश होती थी वह 6th क्लास से स्टार्ट होती थी। 1 to 5 तक बच्चे सिर्फ हिंदी को ही पढ़ते थे अपनी भाषा के रूप में, या फिर जो भी उनकी मातृभाषा होती थी उसे पढ़ते थे। इंग्लिश स्टार्ट होती थी 6th क्लास से, ठीक है, जैसा कि आजकल सरकारी स्कूलों में होता है। जो संस्कृत है, संस्कृत शुरू होती है 6th क्लास से, ठीक है, ऐसा था। हमें ये बताना है कि वह स्तर कौन सा कहलाता था जब से इंग्लिश शुरू हो जाती थी, यानी कि 6th क्लास से कौन सा स्तर कहलाता था। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो होती है आपकी 1 to 8 तक। इसमें जो 1 to 5 वाला स्तर है ना, इसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी। और यहाँ पर जो 6 to 8 वाला जो लेवल है इसे हम बोलते हैं अपर प्राइमरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो जो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा वो रहेगा हमारा अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी मतलब उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपर प्राइमरी एजुकेशन या अपर प्राइमरी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। देखिए, जो एनसीएफ आया है, एनसीएफ एक आया था 1975 में, एक आया था 2000 में और एक आया था 2005 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन में 2005 देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2005। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन हेतु 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 डायरेक्टली रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी एक 1986 में। अब 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसमें कुछ परिवर्तन करना था, तो इसमें चेंजेस करे गए थे 1992 में जो यशपाल कमेटी बैठी थी उसके द्वारा, ठीक है। जैसे हम यही बोल देते हैं कि 1993 की बिना बोझ के शिक्षा रिपोर्ट, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शामिल किया गया, लर्निंग विदाउट बर्डन को शामिल किया गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को में परिवर्तन करने के लिए 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था। इसका संबंध किस किस से था, इसका संबंध था सार्वत्रिक नामांकन से, बिल्कुल। यूनिवर्सल एनरोलमेंट, ऐसे कुछ टारगेट बनाए गए थे कि जितने भी बच्चे हैं सभी का विद्यालय में नामांकन हो। सार्वत्रिक पंजीयन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, हर एक बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो। सार्वत्रिक अवधारणा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, और फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर फिर इसका रहेगा उपरोक्त सभी। इन सभी को शामिल करने की बात की गई, सभी का एनरोलमेंट हो, सभी का रजिस्ट्रेशन हो। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब कि हर एक बच्चे को लेकर या फिर हर एक समुदाय को लेकर हमें शिक्षा की बात करना चाहिए। जैसे कुछ घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं, घुमक्कड़ जातियां होती हैं जो कहीं स्थायी रूप से नहीं रहती, इधर उधर चलती रहती हैं, तो उन्हें किस तरह से शिक्षा हम दे सकते हैं। तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा मिल पाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इन सभी के बारे में, इन सभी से संबंधित था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस निकाय का परिणाम था। अच्छा, 1988 में भी आया था एनसीएफ, मैंने वहां पर मिस कर दिया। एक तो आया था 1975 में, एक आया था 1988 में, फिर एक आया था 2000 में और एक आया था 2005 में। तो अभी तक 4 बार एनसीएफ आ चुका है, ठीक है। तो हमें यह बताना है
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस निकाय का परिणाम था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? राष्ट्रीय पाठचर्या 1975, 1988, 2000, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर इनमें से सभी। देखिए जो एनसीएफ 2005 आया, आप ये देख रहा होगा कि 2005 में आया था ये एनसीएफ, और इसको अभी कुल मिलाकर कितने साल हो गए? 10, 15, 18 एक साल हो गए हैं, ठीक है, लगभग 17 साल हो गए इसको, तब से एनसीएफ चलता आ रहा है। तो ये जो एनसीएफ बनाया था 2005, इसमें इससे पहले जितनी भी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 19 आपकी जैसे हो गई 1968 वाली, 1986 वाली, और एक शायद हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 1986 वाली। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की रिकमेंडेशन इसमें रखी गई। इसके साथ साथ जो मुदालियर आयोग था 1952, कोठारी कमीशन जो था 1966, 1992 में जो यशपाल समिति आई थी वो, और इससे पहले जितने भी एनसीएफ आए थे वो सब, इन सभी चीज़ों से को ध्यान में रखकर या फिर इन सभी से चीज़ें उठाकर, इन सभी से हेल्प लेकर ही इस एनसीएफ 2005 को बनाया गया था, ताकि एक ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे देश को मिल सके जो इस तरह की, हम ये कह सकते हैं, एक ऐसा करिकुलम मिल सके जो हमारे देश में या राष्ट्र हित में हो, बच्चे को इस तरह से बिल्डअप करे तो कि वे एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन सके, वह देश की उन्नति में भागीदारी दे, ठीक है। तो इस तरह से इस एनसीएफ 2005 को डिजाइन किया गया था। तो इसमें इससे पहले जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस हो गए, फ्रेमवर्क हो गए, पॉलिसीज हो गई, उन सभी को ही इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के निर्माण में अंतिम रूप से किस रिपोर्ट की मदद ली गई है? द हेल्प ऑफ विच रिपोर्ट हैज बीन टेकन इन द फाइनल फॉर्मुलेशन ऑफ एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 में बोझ मुक्त अधिनियम 1993, बर्डन फ्री लर्निंग 1993 की मदद ली गई थी, यशपाल समिति 1992 की मदद ली गई थी, बुश डिस्पेच का कुछ भी यहाँ पर जिक्र नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की भी मदद ली गई थी। तो ए, बी एंड डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, डी है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत पर आधारित है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स? विद्यालयतर ज्ञान की संबद्धता, एफिलिएशन ऑफ एक्स्ट्रा स्कूल नॉलेज, इसका मतलब है आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल से बाहर का नॉलेज ही बच्चों को मिल सके, रटन विधि से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम रोट मेथड, ये भी इसका एक सिद्धांत था, पुस्तकीय ज्ञान एवं परीक्षणी प्रणाली में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन बुक नॉलेज एंड टेस्टिंग सिस्टम, टेस्टिंग को हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। तो भाई ये भी एक सिद्धांत था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी रहे बुक्स में, बुक्स को लेकर रिजिड नहीं होना है कि बुक्स में जो है तो है, बस वही पढ़ाना है, उससे थोड़ा बाहरी बच्चों को लेके जाना है। जो एग्जामिनेशन सिस्टम वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, वो बच्चे के अनुकूल हो, ठीक है। बच्चा एग्जाम के लिए नहीं बना है, एग्जाम बच्चे के लिए बना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 97 है, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस विषय को अधिगम व सीखने की प्रक्रिया का मूलाधार माना गया है? Which one of the following subjects has been considered as the foundation of learning and learning process in NCF 2005? देखिए अधिगम या सीखने की प्रक्रिया का मूलाधार, अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो, तो वहां पर मेन रोल किसका होता है? वहां पर सबसे मेन रोल होता है भाषा का, लैंग्वेज का, कि जो आप चीज सीख रहे हो वह किस लैंग्वेज में है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कोई मैथ्स की एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैथ की एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है कि ऐसा लिखा हुआ है 4 and 5, या हाँ 4 and 5 क्या होता है? आप बोलोगे 4 and 5 को अगर आप इसको ऐड करना है तो ये हो जाता है 9। अब यही वर्ड्स मैं लिख दूं ऐसे चाइनीज में कुछ भी करके ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब बताओ इसका आंसर। मान लो चाइनीज में लिखा हुआ, हालांकि चाइनीज में जाती नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा?
तो आप बोलोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन गया। लेकिन यही अगर आपकी लैंग्वेज में लिखा हो इस तरह से तो आप इसको आराम से सोल्व कर दोगे। अगर जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में अगर हम लर्निंग कराएं, उसी लैंग्वेज में बच्चों को चीज़ें सिखाएं, तो वह जो अधिगम है वो बहुत ही आसान बन जाता है। तो मेन आधार किसी भी चीज़ को सीखने का होता है उसकी भाषा। ठीक है, इस सीरीज को बायलिंगुअल लाने का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करते हैं, जैसे मैं अगर हिंदी में कराता हूँ तो इंग्लिश वाले बोलते हैं इंग्लिश में कराओ, अगर इंग्लिश में कराता हूँ तो हिंदी वाले बोलते हैं हिंदी में कराओ। क्यों? क्योंकि जिसने स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम में सब कुछ कर रखा है, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग पूरी इंग्लिश मीडियम में कर रखी है, उससे इंग्लिश में क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा क्योंकि उसने उसी भाषा में पढ़ा है। और जिसने सब कुछ हिंदी में कर रखा है उसे हिंदी में क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बायलिंगुअल लाना पड़ रहा है ताकि हिंदी मीडियम वाले पढ़ सके, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सके। इंग्लिश मीडियम वाले को अगर हिंदी में क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा, और हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में दिखाऊंगा तो उसका भी थोड़ा बहुत दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी अनुत्तीर्णता की प्रतिशत सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैज द हाईएस्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट फेलियर परसेंटेज? ये देखा गया कि यार बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन फेल होते टाइम में किस विषय में सबसे ज्यादा फेल होते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान? इंग्लिश, हिंदी, साइंस या फिर मैथमेटिक्स? तो भाई मैथ्स तो सबको पता है, मैथ्स में बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं, और एक इंग्लिश में भी फेल, हिंदी नहीं इंग्लिश में भी सबसे ज्यादा फेल होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे फेल होते हैं फिर आपके साइंस में, हिंदी में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं। तो ए सी एंड डी इसका आंसर रहेगा। ए सी एंड डी है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99। एनसीएफ 2005 के अनुसार वर्ष में कितने दिन की अवधि पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु रखा जाना चाहिए? एज पर एनसीएफ 2005 द ड्यूरेशन ऑफ हाउ मेनी डेज इन अ ईयर शुड बी कीप्ड फॉर द करिकुलम एग्जीक्यूशन? देखिए इसका आंसर है 200 दिन, 200 डेज। और यही चीज लिखी हुई है आरटीई एक्ट 2009 में। इसमें लिखा है 1 to 5 के लिए, जैसे हम कहेंगे प्री प्राइमरी के लिए तो 200 डेज, और जो आपका होता है 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए 220 डेज। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट और ये अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, तो 200 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की मूल संकल्पना है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल करिकुलम 2005 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इज। अब टीचर की एजुकेशन के बारे में इसकी क्या संकल्पनाएं हैं? बहुविषयक ज्ञान पर जोर, बिल्कुल ठीक है। एम्फसाइज ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज। मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज मतलब उसे सिर्फ एक ही चीज का ज्ञान ना हो, उसे अलग अलग चीज को अलग अलग दायरे का ज्ञान हो। सिद्धांत एवं व्यवहार में एकीकरण। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जो थ्योरी है वह प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई हो पाए, तो इसके बारे में इन दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो सिर्फ थ्योरी है उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल करना ही संभव ना हो। अंग्रेजी में प्रभाविता, इसकी बात बिल्कुल नहीं की गई कि इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। इंग्लिश टीचर है उसकी होना चाहिए, हिंदी टीचर की इंग्लिश में फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? सामायिक विषयों में शिक्षा की संबंधिता। एफिलिएशन ऑफ एजुकेशन विद करंट अफेयर्स, बिल्कुल ठीक है। करंट में क्या इवेंट चल रहे हैं इससे उसका जुड़ाव होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स हमारे टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। तो ए बी एंड डी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। आजकल शहरों में छोटे छोटे प्राइवेट माध्यमिक विद्यालय खुलने का क्या कारण है? What is the reason for opening in small private primary schools in cities nowadays? अभी हमने देखा है, अगर हम कोरोना से पहले की बात करें 2019 तक की बात करें, तो मैंने खुद देखा है कि हमारी सिटी में ही हर साल 2 से 3 नए स्कूल खुलते थे। ठीक है, और वे सारे प्राइमरी होते थे, फिर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते थे, तो 2 से 3 स्कूल हर साल खुल जाते थे। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद कोरोना लगा, उसके बाद कई स्कूल तो ठप से पड़ गए हैं, अब वो स्कूल नहीं खुल रहा, वो बात अलग है। लेकिन इसका रीजन क्या है? प्रचलित विद्यालयों में शिक्षक कार्य ठीक ढंग से नहीं होता है, टीचिंग वर्क इज नॉट डन प्रॉपर्ली इन द प्रिवेलिंग स्कूल्स, तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते। इनके स्कूल खुलने से बच्चों को बहुत दूर शिक्षण हेतु नहीं जाना पड़ता। ड्यू टू देयर ओपनिंग टीचर डू नॉट हैव टू गो फॉर एजुकेशन, हाँ ये एक उद्देश्य हो सकता है। इनमें उपयोगी शिक्षा दी जाती है, उपयोगी शिक्षा तो यार सभी स्कूलों में दी जाती है, यूजफुल एजुकेशन इज गिवन इन देम। सरकारी स्कूलों में भी दी जाती है यूजफुल एजुकेशन, ऐसा नहीं कह सकते हम। ये धन अर्जित करने का अच्छा तरीका है, देखो इसको राइट आंसर माना इसमें। इट इज अ गुड वे टू अर्न मनी,
ऑप्शन नंबर डी को, कि कुछ इसको अगर हम इस तरह से जोड़ सकें कि अगर एक न्यू स्कूल हम ओपन करते हैं, एक न्यू स्कूल ओपन करते हैं तो एक तो वहाँ का प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अगर बहुत ही छोटे स्तर से भी स्कूल स्टार्ट करेंगे तो कम से कम उसे 5 से 6 का स्टाफ तो रखना पड़ेगा, तो 5 से 6 लोगों को वहाँ पर जॉब मिलेगी। उसे कम से कम एक प्यून या 2 प्यून उसको रखने पड़ेंगे, तो 2 प्यून को वहाँ से रोजगार मिलेगा। फिर अब जब स्कूल खुला तो वहाँ का उसमें फर्नीचर भी लगेगा, बोर्ड, पेन, स्याही, पेपर, कागज, मतलब दुनिया भर की चीज़ें लगेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से तरीका हो गया जॉब क्रिएशन का, कि हमने इतनी सारी जॉब एक साथ क्रिएट कर दी। और ये जो टीचर की जॉब है ये धीरे धीरे बढ़नी ही है, क्योंकि धीरे धीरे स्कूल बड़ा होगा, बच्चे उसमें ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना, ये धन अर्जित करने का अच्छा तरीका बन सकता है। अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन कर देते हैं कि यह रोजगार निर्माण का एक अच्छा तरीका है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल पाती, तो वे कम से कम टीचिंग तो इन स्कूलों में कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 102, सफल शिक्षक के रूप में आप किन छात्रों को पढ़ाएंगे जो एज ए सक्सेसफुल टीचर बेस्ट स्टूडेंट वुड यू टीच हु अधिक होशियार हो, यानी वी स्मार्टर, सामान्य हो, वी नॉर्मल, सामान्य से नीचे हो, या वी बिलो नॉर्मल। देखिए एज ए टीचर या एज ए सक्सेसफुल टीचर हम हर तरह के बच्चे को पढ़ाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कमज़ोर है या ये बच्चा होशियार है, हमें जो भी बच्चे मिलेंगे हम उन सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं हमारी कोशिश रहेगी हम उन्हें भी बेहतर कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, सफल शिक्षक के रूप में आप किन छात्रों को पसंद करेंगे? एज ए सक्सेसफुल टीचर विच स्टूडेंट वुड यू लाइक टू हैव? इसमें भी वही आंसर है कि हम हर तरह के बच्चे को पसंद करेंगे, जो आपको जानते हो, आपसे संबंधित हो, नहीं जानते हो, या फिर सभी प्रकार के। तो वी लाइक ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे हम जानते हो ना जानते हो कुछ मैटर नहीं करता। 104 है, यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? What will you do if a student does not know the answer of your question? उसको कक्षा में खड़े होने को कहेंगे, ask him to stand the class। खड़े होने के लिए तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे क्लास में खड़े हो जाओ, स्वयं उत्तर देंगे, खुद को आंसर देने से काम नहीं चलेगा। अन्य छात्रों से उत्तर देने को कहेंगे, अन्य छात्रों को उत्तर देना भी इतना ठीक नहीं है, ask other student to answer। छात्र के उत्तर न देख सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई द स्टूडेंट कैन नॉट आंसर। तो अगर कोई बच्चा आंसर नहीं देता है तो हमें उसका पीछे का रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि वह क्यों नहीं दे पा रहा है। हो सकता है वह थोड़ा सा शाय हो या शर्मिंदगी महसूस करता हो सकता है उसे वह टॉपिक समझ में नहीं आया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने जो पूछा वही बच्चे को समझ में नहीं आया हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 105, यदि कुछ छात्र समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? इफ सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? उस छात्र से कारण पूछेंगे, आस्क द स्टूडेंट द रीजन कर सकते हैं, अभिभावक से कारण पूछेंगे, आस्क द पेरेंट फॉर द रीजन। विद्यालय के अन्य छात्रों से पूछेंगे, आस्क अदर स्टूडेंट टू द क्लास। अदर स्टूडेंट से पूछने से कुछ काम नहीं चलेगा, विद्यालय के अन्य शिक्षकों से पूछने से भी काम नहीं चलेगा, आस्क अदर टीचर्स टू द स्कूल। अब दो रीजन है यहाँ पर, दो ऑप्शन है, क्या या तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट से पूछ सकते हैं या फिर हम उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। देखिए बच्चा बार बार कक्षा से अनुपस्थित हो रहा है, हो सकता है छात्र इसका रीजन बताने में कोई पर्सनल रीजन हो तो संकोच करे या फिर वो कुछ झूठ बोल दे, तो टीचर को पेरेंट्स से संपर्क करना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है कि आपका बच्चा बार बार एब्सेंट होता है स्कूल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 106, प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल सेंटर्स? परीक्षा पास कराना, बिल्कुल ठीक है, पासिंग द एग्जाम्स, ताकि बच्चे एग्जाम पास कर लें, ये उद्देश्य रहेगा। धन अर्जित करना भी इसका उद्देश्य रहता है, अर्निंग मनी। छात्रों की कमी को पूरा करना, टू मीट द शॉर्टेज ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की कमी को पूरा करने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे कम हैं, इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर अगर कोई भी वीक पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो उसे पूरा करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं, ऑल ऑफ द एबव इज ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107,
सन 2002 में भारतीय संसद ने शिक्षा संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया था? Which of the following constitutional amendment bill was passed by the Indian Parliament in 2002 regarding education? एजुकेशन के रिगार्डिंग इंडियन पार्लियामेंट ने कौन सा बिल पास करा? 22वां संशोधन, 84वां, 86वां या फिर 28वां? सन 2002 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था जिसे हम बोलते हैं 86वां संशोधन या 86th अमेंडमेंट। ठीक, इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। 21A आर्टिकल में ही बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108, पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोविजंस हैज बीन मेड रिगार्डिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जो बात की गई है वह बात की गई है आर्टिकल 45 में। पूर्व बाल्यकाल, देखो 6 से 14 के बच्चे तो फिर आपके स्कूल में जाएंगे जिनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में बात करी आर्टिकल 21A में। लेकिन 6 साल से पहले की अगर हम बात करें तो उसके बारे में बात करी है आर्टिकल 45 में। पूर्व विद्यालय अवस्था भी कह सकते हैं या पूर्व बाल्यकाल देखभाल वाली अवस्था भी कह सकते हैं बच्चों की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से है? देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी ये बात की गई है आर्टिकल 45 में। अब इसका प्रबंध किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 51 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एक्चुअल में ये आर्टिकल 51A है, ठीक है, इसमें बात की गई है। ये भी 86वें संशोधन के अंतर्गत ही आता है। 110, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके बारे में बात की है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 से ये जुड़ा हुआ है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़े से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, अनुच्छेद 51A के संबंध में शिक्षा के प्रति कर्तव्यबोध निम्नलिखित में से किसे माना गया है? इन रिलेशन टू आर्टिकल 51A विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड एज अ ड्यूटी टूवर्ड्स एजुकेशन? एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो ड्यूटी है वह उसकी माता की भी है, पिता की भी है, उसके पेरेंट्स की भी है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव भी रहेगा। इजी सा क्वेश्चन था। 112, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से शिक्षा के किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पारित किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाज पास्ड टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ एजुकेशन? आरटी एक्ट 2009 आया जिसके कुछ लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे? प्राथमिक शिक्षा इसके अंदर था, एलिमेंट्री एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया गया और प्रारंभिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। कह सकते हैं ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर हम प्राथमिक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें जिसमें आते हैं आपके 1 to 8, अपर प्राइमरी में आते हैं आपके 6 to 8 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में जाते हैं आपके 1 to 5, ऐसा कह सकते हो। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव भी रहेगा। इन सभी के बारे में ही बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, महात्मा गांधी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी जिस योजना का समर्थन किया वह किस नाम से जाना जाता है? Which is the name of the scheme supported by Mahatma Gandhi regarding free and compulsory education of children? तो बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में गांधी जी ने बात की है वर्धा योजना में, जैसे हम बेसिक स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी और जाकिर हुसैन ये दोनों ही इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन नंबर 114, भारत सरकार जिस संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र का पूर्ण रूप से समर्थक है वह किस वर्ष जारी हुआ था? द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? 1955, 1959, 1965 या फिर 1960? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, एक बाल अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था 1959 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यूएन के द्वारा ये एक घोषणा पत्र जारी हुआ था
राइट ऑफ चाइल्ड को लेकर, जिसके अंतर्गत यह लक्ष्य लिया गया था कि 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा और पोषण प्राप्त मिलना चाहिए। तो वह 1959 में हुआ था, जिसका भारत समर्थक रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबंध है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज लिमिट चिल्ड्रन। तो ये तो इजी से ही क्वेश्चन है, हम सबको पता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये बच्चों की आयु सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है वह शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ये पानी नहीं है, शिक्षा पाने का ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट द चाइल्ड हुज एज इज मोर देन 6 years विल बी एंटाइटल्ड टू एजुकेशन। वोटर नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा PPT में। गुरुकुल, आश्रम, स्कूल या फिर मकतब। मकतब ये आपकी मुस्लिम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, गुरुकुल और आश्रम हम कह सकते हैं वैदिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। स्कूल एजुकेशन, स्कूल में एजुकेशन पाने का अधिकार है जिसकी भी उम्र 6 वर्ष से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, राज्य के भीतर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में छात्र के प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र कहलाता है। द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर विद इन और आउटसाइड द स्टेट इज कॉल्ड। जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो वह क्या लेता है? वह लेता है TC। TC को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर BOT दोनों का ट्रांसलेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट हुआ है क्योंकि अंतरण मतलब भी होता है। तो आप याद रखिएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सही से लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शुद्ध हिंदी में से स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय अभिशासन एवं प्रबंध का अभिप्राय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार है विद्यालय में क्या होना चाहिए? स्कूल गवर्नेंस द मैनेजमेंट मीन्स रिगार्ड अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2008 इन द स्कूल। आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बिल्कुल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, अधोसंरचना की व्यवस्था, द अरेंजमेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर्स, ये भी व्यवस्था होना चाहिए। शैक्षिक मानकों की पर्याप्तता, एडुकेसी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड भी उस स्कूल में होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जो होती है SMC, ठीक है, इसके हमें बताना है मेन फंक्शंस क्या हैं। विद्यालय कार्य की निगरानी करना, मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल वर्क, बिल्कुल सही है, ये इसका फंक्शन है। पाठचर्या का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का निर्धारण करना इसका काम नहीं है, ये तो फिर आपके बड़े लेवल पर काम होते हैं, NCERT वगैरह इस पर काम करते हैं। SMC तो बहुत छोटी चीज़ है इसके आगे। विद्यालय विकास योजना ये बनाएंगे, स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे, अनुदान राशि की निगरानी भी करेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ ग्रांट मनी की पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है इसके बारे में भी ये बात करेंगे। तो राइट आंसर में आ जाएगा आपका ACND। ACND है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, अध्यापकों एवं प्रबंध समिति की सबसे बड़ी चुनौती निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टीचर्स एंड मैनेजमेंट कमिटीज। ड्रॉप आउट, अनियमितता, विद्यालय छोड़ना या फिर उपरोक्त सभी। देखिए मेन प्रॉब्लम ये आई थी कि बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे, डेली स्कूल नहीं आ रहे थे, इरेगुलर थे, और बच्चे स्कूल से छोड़ रहे थे। दोनों का A और C का मतलब तो सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सभी इनके सामने चैलेंजेस थे जिन्हें इन्हें दूर करना था या इन्हें फेस करना था कि हर बच्चे स्कूल में आए, कोई बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़े, ड्रॉप आउट ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगती है। आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।